दोस्तों, शिक्षा सुगम में आपका हृदय से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान अध्ययन की प्रमुख विधियों का। इसमें हम विस्तार से सभी प्रमुख विधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, उनके किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, कौन से प्रश्न आए हुए हैं, और ट्रिकी बात करेंगे। हम ज़्यादा विस्तार इसको फैला करके नहीं लेंगे, जो क्वेश्चन बनते हैं वही हम लेंगे, उन्हीं के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी। तो शुरू करते हैं मनोविज्ञान अध्ययन की विधियां। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी महत्वपूर्ण जो विधि है उसका अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन तो इसे हम आत्मनिरीक्षण भी कहते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन विधि, ठीक है। इस अंतर्दर्शन का अर्थ क्या होता है? अंतर्दर्शन का अर्थ होता है अंदर देखना। अंदर देखना, या कह सकते हैं हम अंदर की क्रियाओं को देखना, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं स्वयं को देखना। एक व्यक्ति खुद की कैसे प्रकट करता है वो है इसमें। तो इस विधि में मनोवैज्ञानिक या कोई भी व्यक्ति है वो स्वयं अपने मन का निरीक्षण करता है, ठीक है। तो इसमें किसका निरीक्षण किया जाता है? मन का निरीक्षण, ठीक है, वो स्वयं का होता है। और उत्पन्न होने वाली भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं के आधार पर इसका क्या होता है? निरीक्षण और विश्लेषण करता है। तो मन में जो भी भावनाएं ले लो, ठीक है, या विचार ले लो, या कल्पनाएं ले लो, ठीक है, इन कल्पनाओं का क्या होता है? निरीक्षण होता है और विश्लेषण होता है, ठीक है। अब इसका एक और ये भी है कि ये मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम विधि है। मनोविज्ञान की प्राचीनतम विधि। जब पुराने समय में ऋषि मुनि वगैरह या कोई साधु तपस्वी तपस्या करते थे, तो जब उन्हें आत्मज्ञान हो जाता था तब वो सभी चीज़ों को पहचान लेते थे। आत्मज्ञान का अर्थ है कि स्वयं को पहचानना, ठीक है। एक मनोवैज्ञानिक थे जॉन लॉक, और जॉन लॉक ने बताया कि इस अंतर्दर्शन या आत्मनिरीक्षण विधि में क्या होता है? मस्तिष्क के द्वारा अपनी ही क्रियाओं का अध्ययन, अपनी ही क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो जॉन लॉक की परिभाषा हो गई, निरीक्षणकर्ता द्वारा मस्तिष्क के द्वारा अपनी ही क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इस विधि में। मनोविज्ञान में व्यवहार के साथ साथ मानसिक प्रक्रियाएं, मानसिक क्रियाओं, इनका भी अध्ययन किया जाता है। मानसिक क्रियाओं को केवल निरीक्षण से नहीं जाना जा सकता, बल्कि व्यक्ति स्वयं ही उनको अंतर्दर्शन से जान सकता है। तो अपन सीधा कह सकते हैं कि जो मानसिक क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाओं को निरीक्षण के साथ अंतर्दर्शन से जान सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस अंतर्दर्शन विधि के फायदे क्या हैं, विधि के लाभ क्या हैं, ठीक है। तो एक फायदा इसका यह है कि ये जो विधि है वो एक मौलिक विधि है, एक यूनिक विधि है, मौलिक विधि है। दूसरा इसका बेनिफिट यह है कि इसमें जो निरीक्षक करता होता है उस निरीक्षक को किसी भी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ये विधि क्या है, सस्ती है, सुंदर है और टिकाऊ है। ठीक है।
अब किसी भी चीज़ के अगर फायदे होते हैं तो उसके दोष या कमियां भी होती है। तो इस अंतर्दर्शन विधि की भी कमियां हैं। चलिए बात करते हैं कमियों की। देखिए, जो हमारी अंतर्दर्शन विधि है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो मन की क्रियाएं हैं, मन की क्रियाओं को प्रत्यक्ष हम जान सकते हैं, प्रत्यक्ष जाना जा सकता है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? लेकिन इसके आधार पर नियम नहीं बनाए जा सकते। ये एक समस्या है यहाँ पर। इसके आधार पर क्या नहीं बनाए जा सकते? नियम नहीं बनाए जा सकते। आगे समझ? तो प्रत्यक्ष विधि है, लेकिन इनके आधार पर नियमों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि अन्य व्यक्तियों का अनुभव भी वही है जो एक व्यक्ति का है। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति व्यक्ति के अनुभवों में क्या है? अंतर है। ठीक है ना? एक व्यक्ति के अनुभव कुछ भी हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के अनुभव कुछ भी हो सकते हैं। एक कमी तो ये हो गई। इस विधि की दूसरी कमी यह है कि अंतर्दर्शन के साथ साथ यहाँ देखिए एक निरीक्षण विधि का भी उपयोग हो रहा है। निरीक्षण प्लस एक प्रयोग का भी होता है उपयोग। ठीक है? तो अंतर्दर्शन के साथ साथ निरीक्षण और प्रयोग पद्धति का प्रयोग किए बिना मनोविज्ञान में किसी विषय का समुचित अध्ययन नहीं किया जा सकता है। तो निरीक्षण और प्रयोग पर यह विधि क्या है? आश्रित है। ठीक है? निरीक्षण और प्रयोग विधि पर क्या है? आश्रित है। अब एक और है, ये जो हमारी मन की क्रियाएं हैं, जिन्हें हम क्या कहेंगे? मानसिक क्रियाएं। ये मानसिक क्रियाएं क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। हमारा मन प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। ठीक है? तो ये परिवर्तनशील होती है। वह इसके साथ ही ये ना अस्पष्ट होती है। ठीक है? अतः क्या है? इन परिवर्तनशील और अस्पष्ट होने के कारण इन पर ध्यान नहीं लगा सकते। हम ध्यान नहीं लगा सकते क्योंकि मन तो क्या है? चंचल है। ठीक है? बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। तो प्रत्येक क्षण अलग अलग प्रवृत्तियां होगी। अच्छा, एक इसका दोष और है, जो ये जो अंतर्दर्शन विधि है, अंतर्दर्शन विधि ये व्यक्तिगत विधि है। ये एक व्यक्ति के ऊपर जो भी नियम बने हैं वो नियम दूसरे पर नहीं बन सकते। दूसरी, ये आत्मगत है, यानी कि अपनी आत्मा से संबंधित है, अपने मन से संबंधित है, एक व्यक्ति के मन से संबंधित है। इसलिए एक व्यक्ति के ऊपर बने हुए नियम दूसरे व्यक्ति पर लागू हो यह संभव नहीं है। तो इसमें प्रमुख दोष ये हो गए क्या कि क्रियाओं को प्रत्यक्ष जाना जा सकता है लेकिन नियम नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इसमें व्यक्ति व्यक्ति के गुण हैं वो अलग अलग होते हैं। और ये विधि है वो निरीक्षण और प्रयोग पर आश्रित है। ठीक है? और मनुष्य की जो मानसिक क्रियाएं हैं वो परिवर्तनशील और अस्पष्ट होती है, इसलिए इन पर हम क्या नहीं लगा सकते? अपना ध्यान नहीं लगा सकते। इसके साथ ही जो अंतर्दर्शन विधि है वो व्यक्तिगत और आत्मगत होती है। एक व्यक्ति के नियम एक व्यक्ति पर ही निर्भर रहते हैं, दूसरे व्यक्ति पर वो लागू हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो ये इनकी प्रमुख क्या थी? कमियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक नई विधि। तो दूसरी विधि है हमारी निरीक्षण विधि। और निरीक्षण विधि, इसके नाम से हमें पता लगता है कि यहाँ हमें अवलोकन करना है, किसी चीज़ को देखना है, जांचना है, परखना है। अब यहाँ हम किससे देखेंगे, किससे जांचेंगे? तो यहाँ हमें डायरेक्ट क्या दिखेगा? डायरेक्ट दिखेगा मनुष्य का व्यवहार। व्यवहार ही दिखता है। तो यहां हम क्या करेंगे? व्यवहार का निरीक्षण करेंगे। व्यवहार का निरीक्षण करके मानसिक दशा का पता लगाएंगे। ठीक है? मानसिक दशा का पता लगाया जाता है। ध्यान रखें इस चीज को। यहां व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है और व्यवहार के निरीक्षण के
आधार पर हम मानसिक दशा को जानते हैं। अब देखिए, ये जो निरीक्षण विधि है इसके प्रवर्तक कौन है? तो जब इसमें शब्द आया व्यवहार, तो श्योर है कि जे.बी. वाटसन ही होंगे। तो जे.बी. वाटसन है वो इसके क्या हैं? प्रवर्तक हैं, इस विधि के निर्माता हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इस विधि को और किस नामों से जाना जाता है। तो इस विधि को हम बहिर्दर्शन विधि, या इसे हम कह सकते हैं अवलोकन, क्योंकि हम यहां देख रहे हैं तो अवलोकन विधि भी कह सकते हैं इसे। इसके साथ ही यहां पर हम किसी का प्रेक्षण कर रहे हैं, इसलिए इसे प्रेक्षण विधि भी कह सकते हैं। अब यहां प्राणियों, अपन यहां प्राणियों शब्द यूज में लेंगे, जानवर या मनुष्य नहीं। तो प्राणियों के व्यवहार का जो अध्ययन है वो किसी भी परिस्थिति में, व्यवहार का अध्ययन किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में। कर सकते हैं। ठीक है, और निरीक्षण विधि से बाह्य जीवन और वस्तुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, ये ध्यान रखना हमें। यहाँ और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, हमें केवल व्यवहार, और व्यवहार आंतरिक हो या बाह्य हो, वो सारे उसमें शामिल है। तो मनोविज्ञान में बालकों, पशुओं, व्यक्ति या समूह आदि के व्यवहार के अध्ययन है तो ये विधि अपरिहार्य है। अब इस विधि के फायदे क्या हैं और इसकी कमियां क्या है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूँ। तो निरीक्षण विधि में बालकों, व्यक्ति या प्राणियों के व्यवहार और सामाजिक संबंधों और कह सकते हैं कि जन्मजात गुणों का अध्ययन करके विकास किया जा सकता है, का अध्ययन करके विकास किया जा सकता है। ठीक है ना, व्यवहार, सामाजिक संबंधों या जन्मजात गुणों का। अब देखिए, ये एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है, जिसके अंतर्गत जो कुछ भी देखा जाता है उसकी व्याख्या और विश्लेषण कर व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। तो जो आपने देखा है उसका क्या किया जाता है? उसकी व्याख्या की जाती है। और उसका क्या किया जाता है? उसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, और व्याख्या और विश्लेषण करने के बाद में हम क्या करते हैं? परिणाम पर आते हैं व्यवहार पर। तो क्या किया जाता है? व्यवहार की व्याख्या। आगे समझ में ये है। तो जो भी आपने देखा है उसकी व्याख्या, विश्लेषण होगा और उसके आधार पर उसकी व्यवहार की व्याख्या की जाती है। ये इसका दूसरा फायदा है। और अब बात करते हैं इसके दोष क्या क्या हैं। तो निरीक्षण विधि में मनोविज्ञान की व्यक्तिगत रुचि का प्रभाव निरीक्षण में समाहित हो जाता है। ठीक है, अब व्यक्तिगत उसकी रुचि क्या है, उसका प्रभाव किस में आ जाता है? निरीक्षण में। तो इसलिए ये विधि वहाँ पर उपयोगी नहीं होती है। तो व्यक्तिगत रुचियों का प्रभाव निरीक्षण पर भी पड़ता है। ठीक है, इसलिए ये वहां पर क्या हो जाती है? अनुपयोगी हो जाती है। और व्यक्तिगत धारणा, प्रवृत्तियों के अनुसार निरीक्षण के विषय के व्यवहार की व्याख्या में पक्षपात की संभावना रहती है। अब यहाँ क्या रहता है? पक्षपात की संभावना रहती है। तो ये हो गई निरीक्षण विधि के दोष। अब बात करते हैं हम व्यक्ति इतिहास विधि। और व्यक्ति इतिहास विधि में जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन, मानव व्यवहार का अध्ययन। इस विधि में क्या होता है? देखिए,
इस विधि में व्यक्ति के जीवन वृत्त का मतलब हो गया उसके पूरे संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा रखा जाता है। क्या रखा जाता है? लेखा जोखा। ठीक है। और इसमें उसकी संपूर्ण जो गतिविधियां होती है उनका अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे व्यक्ति वृत्त अध्ययन विधि कहा जाता है या व्यक्ति इतिहास विधि कहा जाता है। अब यहाँ इसे केस स्टडी भी कह सकते हैं हम। क्या कहते हैं? केस स्टडी मतलब एक विद्यार्थी ले लो, एक बालक ले लो या एक मनुष्य ले लो, उसके जीवन की संपूर्ण घटनाओं को एक साथ रख करके फिर बाद में उसके व्यवहार का निर्धारण किया जाता है, उसकी मान्यताओं को समझा जाता है। तो यहाँ जो ये केस शब्द है मनोविज्ञान में, केस से तात्पर्य क्या है? जिसका व्यवहार कैसा हो, जिसका व्यवहार सामाजिक मान्यताओं के अनुसार नहीं हो, यानी कि वो व्यक्ति है वो कुछ थोड़ा असामान्य होगा। तो व्यवहार सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं हो, मान्यताओं के अनुसार न हो, ऐसे व्यक्तियों का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। ठीक है। तो ये विधि उन असामान्य व्यक्तियों पर प्रयुक्त की जाती है जिनमें कोई ना कोई क्या होती है? विकृति होती है। कोई ना कोई क्या होती है? विकृति। उनके ऊपर इसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ ओडम हुए थे, तो ओडम ने क्या बताया था? ओडम ने ये कथन दिया था कि व्यक्तिवृत्त जीवन पद्धति एक प्रणाली है जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसके पीछे कारण कोई संस्था रही हो या कोई समूह रहा हो या कोई व्यक्ति रहा हो या अन्य कारक संबंध के रूप में रहे हो, उनका यहाँ पर क्या होता है? विश्लेषण किया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवृत्त अध्ययन। और व्यक्तिवृत्त अध्ययन में हम टूल्स है या यंत्रों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ओडम का कथन था कि व्यक्तिवृत्त जीवन पद्धति एक प्रणाली है जिसमें कि प्रत्येक व्यक्तिगत कारण, चाहे एक संस्था हो या समूह में अन्य कारक संबंध के रूप में उनका विश्लेषण किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन में प्रयोग के समय कुछ यंत्रों का उपयोग करना भी ओडम के अनुसार लाभकारी होता है। ठीक है। तो ये परिभाषाएं ओडम ने बताई थी। अब देखिए, ये जो केस स्टडी है, इस केस स्टडी में हम किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे? यहां पर व्यक्ति का व्यक्तिगत साक्षात्कार भी लिया जा सकता है। व्यक्तिगत साक्षात्कार, इंटरव्यू भी लिया जा सकता है। इसके अलावा उसके पत्र हैं या उसकी डायरी कह सकते हैं, या उसकी रचनाएं, उसने कोई रचनाएं लिखी है उनका, या वो कैसी पुस्तकें पढ़ता है, या उसके कैसे मित्र हैं, या कैसे उसके रिश्तेदार हैं। ठीक है। या कौन सी स्कूल में वो गया है, या कौन से कार्यालय में उसने अपना कार्य किया है, और या उसकी कैसी जीवन गाथा है। इन सभी प्रमुख साधनों से व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है और इन सभी से पता लगता है कि उस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। यह विधि मनोवैज्ञानिक अध्ययन की एक उपयोगी विधि है। ठीक है। लेकिन इसके कुछ सीमाएं भी है, कुछ लिमिट्स भी है, इसके कुछ दोष भी हैं। तो दोष क्या है कि ये एक अप्रमाणिक है। अब देखिए, अप्रमाणिक क्यों कहा जा सकता है? व्यक्ति का जो व्यवहार है, हो सकता है उसका घर पे अलग और उसके कार्यालय ऑफिस में अलग हो। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है कि अप्रमाणिक तथ्य सामने आ जाते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ यहां पर पक्षपात की संभावना भी होती है। क्यों? क्योंकि जो निरीक्षण करता है, जो केस स्टडी का अध्ययन कर रहा है, वो अपना पक्षपात भी यहां रख सकता है। तो यहां पक्षपात की समस्या बनी रहती है। इसके अलावा इसे हम वैज्ञानिक विधि नहीं कह सकते। ये वैज्ञानिक विधि नहीं है। हम देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दिखते कुछ हैं और करते कुछ भी हैं। ठीक है। तो उनकी केस स्टडी हमें भ्रमित कर सकती है। तो वहाँ पर ये केस स्टडी है वो लागू नहीं होती है, वहाँ ये थोड़ी फेल हो जाती है। और निरीक्षण करता है, उसका पक्षपात का रवैया है वो भी प्रदर्शित हो सकता है। तो इसलिए केस स्टडी को ज़्यादा उपयोगी या वैज्ञानिक नहीं माना गया है। तो ये तो रही हमारी केस स्टडी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे
प्रयोगात्मक विधि। अपन ने इससे पहले जितनी भी विधियाँ पढ़ी थी उसमें था कि ये मनोवैज्ञानिक नहीं है या वैज्ञानिक विधि नहीं है, यहाँ प्रयोग नहीं हो रहे हैं। तो अब आ गई है हमारे सामने प्रयोगात्मक विधि। तो प्रयोगात्मक विधि में क्या होता है कि मनुष्य की जो पूर्व निर्धारित दशाएं होती है, पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, तो पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो यहां पर एक मनोवैज्ञानिक हुए थे चेपिन। तो चेपिन ने कहा था, क्या कहा? चेपिन के अनुसार नियंत्रित दशाओं में किया गया निरीक्षण ही क्या है? प्रयोग है। ये बताया था चेपिन ने। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जर्मन वैज्ञानिक थे, सबको पता है, मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? विलियम वुंट। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था 1879 में, कहाँ पर? लिप्जिंग में। क्या किया था? विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। ठीक है, स्थापित करके उन्होंने क्या किया? इस प्रयोगात्मक विधि को लोकप्रिय बनाया था। अब देखिए, इस विधि को अपन वैज्ञानिक विधि क्यों कहते हैं? ये विधि है वो वैज्ञानिक विधि है। क्यों वैज्ञानिक विधि क्यों है? क्योंकि इस विधि में क्या होता है कि किसी भी समस्या का अध्ययन और निराकरण, समस्या का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में उसका क्या किया जाता है? निराकरण। समस्याओं का अध्ययन और निराकरण किया जाता है। ये किस बेस पर होता है? जो भी कल्पनाएं होती है, या ऐसे कर सकते हैं अपन प्राकल्पना, जो भी प्राकल्पनाएं होती है उनकी जांच होती है। और जांच कैसे होती है? प्रयोगों के आधार पर, प्रयोग द्वारा। इसलिए इस विधि को क्या कहा गया है? प्रयोगात्मक विधि। यानी कि हमारे सामने समस्या आई, हमने उसका अध्ययन किया, उसका निराकरण भी निकाला। कैसे? हमारे सामने जो भी समस्या आई उसकी हमने कल्पनाएं की, उसके कुछ तथ्य इकट्ठे किए, ठीक है, उनकी जांच की प्रयोगों के द्वारा, उनका अध्ययन किया गया और उसके बेस पर हमने क्या किया? इसका निराकरण किया। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो प्रयोगात्मक विधि है, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि चर या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाया जाता है। देखिए यहाँ क्या होता है, जो भी चर कह दो या घटनाएं कह दो, घटनाओं में संबंध का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब यहां से आपको आगे ध्यान रखना है कि ये जो चर या घटनाएं आई ये क्या चीज है। ठीक है, अब इसमें ये 3 प्रकार के चर होंगे, स्वतंत्र चर हैं, आश्रित चर हैं और मध्यवर्ती चर हैं। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो चर या घटनाएं हैं इनके 3 प्रकार हैं। ठीक है, एक होता है स्वतंत्र चर। क्या होता है? स्वतंत्र चर। ठीक है, एक होता है आश्रित चर। कौन सा होता है? आश्रित चर। और एक होता है नियंत्रित चर। नियंत्रित चर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के प्रमुख चर होते हैं। चर वस्तु या व्यक्ति का एक ऐसा गुण या विशेषता होती है जिससे ये मापा
जिससे मापा जा सकता है या परिमाणात्मक रूप से परिवर्तित भी जो हो सके। ठीक है, तो ये जो चर हैं इनको क्या कर सकते हैं, एक तो इनका मापन संभव है। क्या संभव है? मापन संभव है। और इसके अलावा क्या होगा इसका? इसके अलावा इनका परिमाणात्मक इसका परिवर्तन भी किया जा सकता है, परिवर्तन भी संभव है। ठीक है, अब इसका उदाहरण लेते हैं चरों के। जैसे आपके देख लो, बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि गलत हो गया। जैसे बुद्धि, ठीक है, रोशनी का स्तर, ठीक है, आयु या कह दो उम्र। ठीक है, तो ये सभी क्या है? चर के उदाहरण हैं। और मनोवैज्ञानिक प्रयोग में 3 प्रकार के चर प्रमुख हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं स्वतंत्र चर। अब स्वतंत्र चर कौन कौन से हैं? स्वतंत्र चर वो चर होते हैं जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करके उसका जो प्रभाव है वो अन्य चरों पर देखता है। यानी कि स्वतंत्र चर हैं, इनके कारण दूसरे जितने भी चर हैं उनके ऊपर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो नशीले पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र चर होते हैं। ठीक है, और हमारे जो मन की अनैच्छिक क्रियाएं हैं, मन की अनैच्छिक क्रियाएं, वो भी इन स्वतंत्र चरों में आती है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र चर हैं। और स्वतंत्र चर क्या करते हैं? स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करके उसका प्रभाव अन्य चरों पर भी देखता है। जैसे उदाहरण हो सकते हैं अपने नशीले पदार्थ हैं या अपना मन है, ये सभी किस में आते हैं? स्वतंत्र चर में। ठीक है, अब दूसरा आता है आश्रित चर। आश्रित चर मन को स्वतंत्र चर नहीं देंगे, मन की क्रियाओं को कह सकते हैं। ठीक है, और आश्रित चर वो चर हैं जिस पर स्वतंत्र चर के जोड़ तोड़ का प्रभाव पड़ता हो। ठीक है, तो इनको कह सकते हैं स्वतंत्र चर के प्रभाव से प्रभावित। ये स्वतंत्र चर के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम ले सकते हैं ध्यान। ये ध्यान है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? किस पे आश्रित है? स्वतंत्र चर पे। जैसे मान लीजिए कि ध्यान पर नशीले पदार्थ का प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन में ध्यान क्या हो गया? आश्रित। ध्यान क्या हो गया? आश्रित। और नशीले पदार्थ क्या हो गए? स्वतंत्र चर। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने नशा कर लिया है, ठीक है, और उसके नशे की वजह से उसका जो ध्यान है वो भंग हो गया है। ठीक है ना, तो क्या हुआ? स्वतंत्र चर ने जोड़ तोड़ करके आश्रित चर को प्रभावित किया है। यानी कि नशे ने क्या किया? ध्यान को प्रभावित किया है। तो यहाँ पर जो नशीले पदार्थ हैं वो स्वतंत्र चर हो गए और आश्रित चरों में आ गया अपना ध्यान। ठीक है, तो ध्यान कौन हो गया? स्वतंत्र चर। ठीक है, और नशा हमारा क्या हो गया? ये हमारा आश्रित चर हो गया ध्यान, और स्वतंत्र चर हो गया नशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्यवर्ती चर। मध्यवर्ती चर एक ऐसा चर होता है जो क्या होता है कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में आता है। ठीक है, तो यहाँ हम इन्हें कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र चर व आश्रित चर के मध्य होते हैं। स्वतंत्र चर और आश्रित चर के मध्य होते हैं। ठीक है, और इनका प्रभाव है वो व्यवहार पर पड़ता है। और मध्यवर्ती चर है वो प्रयोजक के भीतर होते हैं। ठीक है ना, इन्हें ये जो नियंत्रित चर हैं वो किसके अंदर होते हैं? प्रयोज्य के भीतर होते हैं। ठीक है, प्रयोज्य का अर्थ क्या हो गया? जिसके ऊपर प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ क्या किया जाता है? इन मध्यवर्ती या नियंत्रित चरों को क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है। ताकि क्या हो?
ताकि स्वतंत्र चर का प्रभाव आश्रित चर पर कम पड़े। ठीक है। अब यहां पर ये जो नियंत्रित चर हैं उनमें कौन कौन आते हैं, जैसे आयु है, यौन है, रोशनी है और आवाज़ है। ये क्या है? नियंत्रित चर है। ठीक है। तो प्रयोगों में त्रुटि को कम करने के लिए प्रयोगकर्ता क्या करता है कि ये जो नियंत्रित चर हैं या मध्यवर्ती चर हैं इनको नियंत्रित कर लेता है ताकि उसका प्रभाव है वो आश्रित चर पर न पड़ सके। यही कारण है कि ऐसे चरों को हम क्या कहते हैं? नियंत्रित चर कहते हैं। इनको कंट्रोल करना एक प्रयोगकर्ता पर निर्भर करता है। यहाँ प्रयोगकर्ता क्या करता है? सीखने पर पुरस्कार के प्रभाव का अध्ययन करना चाह रहा है। ठीक है। तो यहाँ अध्ययन प्रयोगकर्ता क्या करता है? उम्र, बुद्धि और यौन में समानता के आधार पर 2 समूह बनाता है, समूह 1 और समूह 2। ठीक है। और उन्हें एक पाठ है वो सीखने के लिए देता है और छात्रों से यथाशीघ्र उसे याद करने के लिए भी कहता है। ठीक है। एक समूह को कहता है कि आप शीघ्रता से इस पाठ को समझिए, सीखिए, याद कीजिए, और दूसरे को भी यही बात बताता है। लेकिन दूसरे वाले समूह को कहता है कि मैं आपको प्रत्येक बच्चे को 100 रुपये इनाम में दूंगा, पुरस्कार दूंगा। ठीक है। तो होता क्या है? तो परिणाम में ये देखा गया कि जो दूसरे समूह के छात्रों द्वारा पहले समूह के छात्रों की तुलना में कम समय में पाठ को याद कर लिया। इसका अर्थ ये हुआ कि पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। ठीक है। यहां ये जो पहला समूह था वो नियंत्रित समूह था। कैसा था? इसे हम कह सकते हैं नियंत्रित समूह। और जो दूसरा समूह था ये प्रयोगात्मक समूह था, क्योंकि इसके ऊपर ही प्रयोगकर्ता ने क्या किया? प्रयोग किया है 100 रुपए का। ठीक है। तो ये जल्दी सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि इसको कुछ ना कुछ वो पुरस्कार देता है। ठीक है। तो यहां पर इन दोनों ही समूहों में जो सीखना है वो एक आश्रित है। क्या है? एक आश्रित चर है। और यहां पर पुरस्कार क्या है? एक स्वतंत्र चर है। ठीक है। अब उसने क्या किया? स्वतंत्र चर को क्या कर दिया? जोड़ तोड़ की उसने। क्या की? क्योंकि प्रयोगकर्ता इसी में ही जोड़ तोड़ करके एक समूह को पुरस्कार देता है और दूसरे समूह को नहीं देता है। इसी में ही वो जोड़ तोड़ करता है। ठीक है। अब मध्यवर्ती चर कौन हो गए? मध्यवर्ती चर हो गए उम्र, बच्चों की बुद्धि और यौन। ये कौन से हो गए? मध्यवर्ती या कह सकते हैं नियंत्रित चर। इन चरों को उसने क्या किया? यहां पर कंट्रोल कर लिया। ये दोनों ही समूह के बच्चों में समानता रख दी उसने। ठीक है। और प्रयोगकर्ता ने इनको सम्मिलित करके क्या कर लिया? नियंत्रित कर लिया। अब इस चर को नियंत्रित कर लिया और इस चर के द्वारा इसको क्या किया? इसने प्रभावित किया और प्रभावित करके उसने क्या किया? एक पूर्व कथन प्राप्त कर लिया। ठीक है ना। एक विशेष पूर्व कथन जो वो प्राप्त करना चाहता था वो उसने प्राप्त कर लिया, और जिस पर किसका प्रभाव पड़ा था? पुरस्कार का। ठीक है। तो इस विधि में जो निष्कर्ष आते हैं वो निष्कर्ष क्या होते हैं? वो थोड़े विश्वसनीय होते हैं। क्या होते हैं? विश्वसनीय। ठीक है। मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर पर लाने का श्रेय प्रयोग पद्धति को ही है। ध्यान रखें, ये मनोविज्ञान विज्ञान में क्यों आया? मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर पर लाने का जो श्रेय है इस प्रयोगात्मक विधि को जाता है। किसको जाता है? प्रयोगात्मक विधि को या प्रयोगात्मक पद्धति को जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई हमारी इस प्रयोगात्मक विधि की। अब हम बात करेंगे प्रयोगात्मक विधि के लाभ क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। अब हम बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि के लाभ। प्रयोगात्मक विधि के लाभ क्या हैं? तो इसमें जो पहला लाभ यह है कि इसमें जो परिणाम है वो निश्चित होते हैं। परिणाम कैसे होते हैं?
निश्चित होते हैं। निश्चित क्यों होते हैं? क्योंकि जितने भी निरीक्षण किए जाते हैं वो नियंत्रित होते हैं। तो इसके अंतर्गत नियंत्रित निरीक्षण होते हैं। नियंत्रित निरीक्षण होते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि यहां पर जो परिणाम आते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। परिणाम कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ होते हैं। यानी कि इस विधि के अंतर्गत जो विश्लेषण किया जाता है वह वैज्ञानिक विधियों और नियंत्रित परिस्थितियों में होता है। ठीक है ना? तो कह सकते हैं वैज्ञानिक विधियों व नियंत्रित परिस्थितियों में होता है। नियंत्रित परिस्थितियों में होता है। इसलिए परिणाम कैसे आते हैं? वस्तुनिष्ठ। परिणाम कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। अब इस विधि के फायदे खूब हैं, लेकिन इस विधि के कुछ दोष भी हैं। तो दोष इसके क्या क्या हैं? दोष में यह है कि प्रयोगात्मक विधि में परिस्थितियां कृत्रिम हो जाती है और मानसिक दशाओं के विषय में पूर्णतः तथ्य प्राप्त नहीं किए जाते हैं। तो पहला इसका दोष यह है कि जो परिस्थिति है, परिस्थितियां हैं वो कैसी होती है? कृत्रिम हो जाती है। ठीक है। इसलिए मानसिक दशाओं के विषय में पूर्ण तथ्य प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा इसका दोष है कि इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है। क्षेत्र कैसा है? सीमित आ गया। ठीक है ना? सीमित दायरा है। अनेक विषयों में प्रयोग करना असंभव होता है। जैसे देख लीजिए, बालक पर बुरे परिवेश का प्रभाव देखने के लिए उसे बुरे परिवेश में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है ना? जैसे बालक पर बुरे परिवेश का प्रभाव देखना है तो क्या हम उसे बुरे परिवेश में रख सकते हैं? नहीं। इसलिए इसका क्षेत्र क्या आ गया? सीमित आ गया। तो ये प्रयोगात्मक विधि के हो गए लाभ और इसके दोष। चलिए आगे बढ़ते हैं, नई विधि का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं विकासात्मक विधि। और इस विधि के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विकासमान प्रक्रिया के रूप में अध्ययन किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विकासमान प्रक्रिया के रूप में अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा इसमें आपके देख लो गर्भावस्था तक, गर्भावस्था से फिर क्या जन्म, और जन्म से वयस्कावस्था, और वयस्कावस्था से मृत्यु पर्यंत क्या किया जाता है? यहाँ इस विधि में मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है और इसके अंतर्गत वह स्वयं व्यक्ति के विकास का निरीक्षण करता है, उसको जांचता परखता है, देखता है। ठीक है। इस विधि को हम उत्पत्ति मूलक विधि भी कहते हैं। उत्पत्ति मूलक विधि भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसे कह सकते हैं जेनेटिक मेथड। ठीक है। अब इस विधि के कुछ दोष भी हैं और कुछ इसके गुण भी हैं। तो जैसे लाभों के ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो विधि है वो थोड़ी व्यापक है। ये विधि थोड़ी क्या है? व्यापक विधि है, विस्तृत है, विस्तार से इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन व्यापक विधि कैसे? जैसे जन्म से लेकर के मृत्यु तक। ठीक है ना। अब इसके व्यापक होने का ही एक दोष यह है कि विस्तृत होने से सही तथ्य यहाँ पर प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि यहाँ उत्तर प्राप्त करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में कुछ प्रश्नों का एक बंडल होता है, एक समूह होता है और उनके उत्तर हैं वो प्राप्त करना आसान होता है। अब इसी आसानी से, इसी लाभ के कारण इसका एक दोष भी है कि निश्चित प्रश्नों के उत्तर ही हम प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित प्रश्न करके ही हम उनके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये विधि विस्तृत है, लेकिन इसके परिणाम है वो संक्षिप्त में हमें प्राप्त होते हैं।
इसलिए इस विधि का ये एक दोष भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नैदानिक विधि की। नैदानिक विधि, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो विधि है वो चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण की गई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं चिकित्सा शास्त्र से प्राप्त। ठीक है, इस विधि का उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षणों की पहचान करने और उनके कारणों का पता लगाने के लिए किया गया था। तो सबसे पहले देखिए वैज्ञानिक कौन से थे। तो विधि के नाम से ही नैदानिक वैज्ञानिक। ठीक है, और किनका अध्ययन किया गया था? रोगात्मक लक्षणों का। रोगात्मक लक्षणों का। ठीक है, तो रोगात्मक लक्षणों की पहचान और फिर बाद में इनके कारणों का पता करना। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा गया था? नैदानिक विधि। और इस विधि का प्रयोग सामान्यतः हम अलग अलग प्रकार के बालकों के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस विधि का उपयोग कहाँ होता है, कैसे बालकों के लिए होता है, वो हम बात करेंगे। तो एक तो होता है भावात्मक उत्तेजित बालकों के लिए। देखिए, आप वीडियो को पॉज करें, बार बार देखें तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। आप अन्य रेफरेंस है उनका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तभी ये चीज़ें समझ में आएगी। बार बार देखोगे तो ही बैठेगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो साथियों को शेयर भी करें। और इसके अलावा ये अपराधी बालकों का अध्ययन करना हो तो उनके लिए भी ये उपयोगी है। और कुछ बालक ऐसे होते हैं जो हकलाते हैं। ठीक है ना, तो हकलाने वाले बालकों के लिए भी ये ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, और कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जिन बच्चों को पढ़ने में बेहद कठिनाई होती हो, पढ़ने में कठिनाई महसूस करने वाले, कठिनाई महसूस करने वाले बालकों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। देखिए, इसके साथ में आप एक बात आपको और बता दूं कि यही एकमात्र ऐसी विधि है जिसके माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारगत समस्याओं का अध्ययन है वो वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। ठीक है, तो जो भी व्यवहारगत समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन केवल इसी विधि के द्वारा ही कर सकते हैं। वैज्ञानिक ढंग से केवल इसी विधि के द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुई हमारी नैदानिक विधि। नैदानिक विधि का ज़्यादा कुछ नहीं है, मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि है जिससे चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया गया है। और इसमें जो नैदानिक मनोविज्ञान है वो क्या करते हैं? रोगात्मक लक्षणों की पहचान करते हैं और उनके कारणों का पता लगाते हैं, इसलिए इसे नैदानिक विधि कहते हैं। और ये अधिकतर हकलाने वाले बालक, अपराधी बालक या भावात्मक रूप से उच्चित विद्यार्थी या ऐसे बच्चे जिनको पढ़ने में समस्या हो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है और उनके लिए ही इस विधि का उपयोग सामान्यतः हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समाजमिति विधि का। जैसा कि आपको पता होगा इस विधि के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? मोरेन है। इस विधि के कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। और इस विधि में होता क्या है? इस विधि में एक सामाजिक समूह की संरचना का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक समूह की संरचना का क्या होता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और उस समूह में प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति जांची जाती है। और कह सकते हैं समूह के प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति की जांच या मापन इसमें होता है। ठीक है, और यहां पर एक मनोवैज्ञानिक होते जिनका नाम था जेनकिंस ने इस विधि का नाम नॉमिनेटिंग टेक्निक कहा था। क्या कहा था? नॉमिनेटिंग टेक्निक। तो जेनकिंस ने इस विधि का नाम नॉमिनेटिंग
टेक्निक रखा था। इस विधि में पूछे गए प्रश्नों और प्राप्त जानकारी के अनुसार समूह के प्रत्येक व्यक्ति को एक वृत्त में दर्शाया जाता है। ठीक है ना, क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति की जो जानकारी है, प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी व दशा के आधार पर उसे एक वृत्त में व्यवस्थित किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, और इस जो ये व्यवस्थित करने का तरीका है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोशियोग्राफ। क्या कहा जाता है, सोशियोग्राफ। इसे ध्यान रखना है। और यह विधि है वो पारस्परिक अंतर संबंधों के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें पारस्परिक अंतर संबंधों में, ठीक है, इनमें यह ज्यादा उपयोगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली है सांख्यिकी विधि, और शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोग में की ली जाने वाली ये एक नवीन विधि है, और इसके द्वारा परिणामों की सत्यता, विश्वसनीयता और परिशुद्धता को जांचा जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है किसकी जांच होती है, एक तो परिणामों की सत्यता की जांच होती है, सत्यता, ठीक है। एक विश्वसनीयता की जांच होती है, विश्वसनीयता की, ठीक है। और एक वो कितने शुद्ध हैं इसकी भी जांच होती है, परिशुद्धता की, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सांख्यिकी में क्या होता है, जिससे आंकड़ों से संबंधित सारा खेल है। और प्रोफेसर किंग हुए थे, प्रोफेसर किंग, उन्होंने बताया था कि सांख्यिकी विधि है वो विज्ञान की वह प्रणाली है जिसमें सामूहिक रूप से प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन गणनाओं तथा अनुमान के आधार पर संकलित अंकों की विवेचना द्वारा प्राप्त हल के आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें घटनाओं का अध्ययन होता है। आपको ज्यादा नहीं याद रखना घटनाओं का अध्ययन कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले है गणना। सांख्यिकी नाम है तो गणना तो होगी गणना, ठीक है। फिर इसमें अनुमान भी होता है। अनुमान के आधार पर, अनुमान के आधार पर एकत्र आंकड़े, एकत्र आंकड़ों के आधार पर घटना का या व्यवहार का पता लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। ये हो गई सांख्यिकी विधि, ठीक है। इस एक अलग विधि और है जिसे हम कह सकते हैं प्रश्नावली, या इसे हम कह सकते हैं साक्षात्कार, ठीक है। अगली है, इस विधि में क्या होता है कि किसी भी समस्या के विषय में विचार विमर्श करने, जानकारी प्राप्त करने या जांच करने के लिए साक्षात्कारकर्ता किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत मिलता है और उससे वार्तालाप करता है, विचार विमर्श करता है, ठीक है। एक प्रश्नों का समूह होता है। तो यहाँ जैसे जो आपने महसूस किया होगा साक्षात्कार की घटना में क्या क्या होता है, वो सभी इस प्रश्नावली विधि में होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक निश्चित प्रश्नों का समूह होता है, निश्चित प्रश्नों का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है। और उन्हीं प्रश्नों का जवाब लिया जाता है। तो इसलिए ये विधि ज़्यादा प्रभावी नहीं है, ज़्यादा उपयोगी नहीं है, ठीक है। और इस विधि में लिखित अभिलेख रहता है कि ये इतनी इसकी खासियत है, क्योंकि जो भी प्रश्न हमने नोट किए हैं वही प्रश्न हम उनसे पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी विधि का अध्ययन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मक विधि। और मनोविश्लेषणात्मक विधि है, इसके जन्मदाता या प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक हैं सिगमंड फ्राइड। फ्राइड नाम याद नहीं रखें, सिगमंड फ्राइड रखें ध्यान। और इसका विकास है वो किसने किया, विकासकर्ता, ठीक है। तो विकासकर्ता में नाम आता है एडलर और जुंग, दो व्यक्ति थे, ठीक है। इस विधि के द्वारा अध्ययन, इस विधि के द्वारा अध्ययन किसका किया जाता है, व्यक्ति की मानसिक ग्रंथियों का, ठीक है।
ये ध्यान रखें, मानसिक ग्रंथियों का पता लगाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ ये जो फ्राइड भाई साहब थे, फ्राइड ने मन की 3 अवस्थाएं बताई थी। तो ध्यान रखें, मन की 3 अवस्थाएं किसने बताई? मन की 3 अवस्थाएं बताई। ठीक है, तो पहला था चेतनावस्था, यहाँ चेतन अवस्था। तो चेतन अवस्था है, ये मन का कितना प्रतिशत होता है? मन का 1/10 भाग होती है। ठीक है, दूसरी उन्होंने बताई अचेतन अवस्था, और अचेतन अवस्था है वो शेष 9/10 भाग। ठीक है, और इन दोनों के बीच की एक और अवस्था बताई जिसे कहा था अर्धचेतन अवस्था। ठीक है, तो अर्धचेतन अवस्था, चेतन अवस्था और अचेतन अवस्था, इस प्रकार कितनी हो गई? 3 अवस्था इन्होंने बताई है। ठीक है, और ये जो एक भाग, इसमें आप 9 भाग कर दो तो ये जो 1/10 भाग है ये चेतन होगा, और बाकी का जो ये पार्ट है ये वाला वो हो जाएगा अचेतन अवस्था। इस अचेतन अवस्था के अध्ययन के लिए अचेतन अवस्था के अध्ययन की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है? ठीक है, तो इसमें एक तो है स्वप्न विश्लेषण। ये क्या है? स्वप्न विश्लेषण। एक इसमें शब्द साहचर्य, और एक इसमें होता है स्वतंत्र साहचर्य, और एक जो सम्मोहन की विधि है वो भी इसमें उपयोग में ली जाती है। ठीक है, तो इनकी सहायता इसमें ली जाती है। इस विधि से मनोविज्ञान को अनेक नई उपलब्धियां प्राप्त हुई है। चलिए अब बात करते हैं हम तुलनात्मक विधि की। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने तुलनात्मक विधियों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो बाल विकास में तुलनात्मक विधि का महत्वपूर्ण योगदान है। वो क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है, चाहे थॉर्नडाइक ले लो, स्किनर ले लो, पावलोव या कोयलर कोपा आदि मनोवैज्ञानिकों ने सीखने के क्षेत्र में अनेकों अध्ययन किए, और सभी ने पशुओं पर प्रयोग किए हैं। ठीक है ना, जो अधिकांश प्रयोग किए हैं वो किस पे हुए हैं? अधिकांश प्रयोग पशुओं पर हुए हैं। ठीक है, पशुओं के ऊपर प्रयोग करके उनके आधार पर मानव व्यवहार की विवेचना की। ठीक है, प्रयोग किया गया पशुओं पर, और उनके आधार पर उन्होंने क्या किया? मानव व्यवहार की विवेचना की। मानव व्यवहार की विवेचना की। यहां थॉर्नडाइक ने प्रयत्न और भूल का सिद्धांत में पशुओं के प्रयोग के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले थे। ठीक है ना, तो यहाँ पावलोव का जो अनुबंधन का सिद्धांत था वो किस पे था? वो एक कुत्ते पे था। ठीक है, इसी प्रकार कोहलर और कोपा का जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था वो किसके ऊपर था? वो वन मानुष के ऊपर था, और यहाँ उन्होंने क्या? जानवरों का उपयोग किया। ठीक है, तो पशुओं का व्यवहार मूल प्रकृत्यात्मक होता है, और मनुष्य में भी यही मूल प्रवृत्तियां लगभग होती है। दोनों में अंतर यही है कि मनुष्य की जो मूल प्रवृत्तियों का शोधन समाज में हो जाता है, इसलिए उसका व्यवहार पशुओं के व्यवहार से थोड़ा क्या होता है? भिन्न होता है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मूल प्रवृत्तियों का व्यवहार है उसको संचालित नहीं कर पाती है। अतः पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करके मनुष्यों के व्यवहारों का विश्लेषण और व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियों का अध्ययन किया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।